साहब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शे नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, सूरत शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ईस्ट के उम्मीदवार जनाब वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा, गुजरात में चुनाव है विधानसभा के, बहुत जल्दी तारीख डिक्लेयर होने वाली है। 3 दिन पहले डिक्लेयर होना था, मगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हिमाचल प्रदेश का किया और गुजरात का तारीख के लिए दिवाली के बाद में उन्होंने डेट ली, मतलब बहुत जल्दी चुनाव आने वाले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआओं से पहली मर्तबा गुजरात के इस विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी। हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3 कैंडिडेट पहले डिक्लेयर किए थे। आज असद ओवैसी साहब ने 2 कैंडिडेट को अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा और डिक्लेयर किया। मैं आपके लिए उनके नाम बता देता हूं। जो पहले थे उसमें हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब थे, जो जमालपुर खाड़िया से है। हमारी दलित बहन कौशिका परमार थी, जो दानी लिमड़ा अहमदाबाद से है। उसी दिन असद साहब ने वसीम कुरैशी साहब को डिक्लेयर किया था सूरत ईस्ट से, आपके यहाँ से, जो आपका अपना बच्चा, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई है। आज सदर साहब ने 2 कैंडिडेट और डिक्लेयर किए हैं। एक आपके हलके से आपका अपना चहीता अजीज अब्दुल बशीर शेख साहब लिमराज से, जोर से ताली बजाओ। और दूसरे कैंडिडेट जनाब शाहनवाज खान पठान बापू नगर अहमदाबाद से डिक्लेयर किए। अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टोटल 5 कैंडिडेट डिक्लेयर किए। डिक्लेयर हुए 5, मगर यहाँ पर नींद खराब हो गई है पूरे भाजपा, कांग्रेस, झाड़ू सबका नींद। 5 में नींद खराब हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे उस दिन क्या हाल होगा, ये मैं सोच के अब चुनाव आने वाले हैं। आजादी का 75वां साल मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। खुशी की बात है, हमको आजाद हुए 75 साल हो गए। आजादी के बाद से जब जब चुनाव आए, गुजरात में तकरीबन 30 साल से ज्यादा वक्त आपने कांग्रेस को दिया। उसके बाद 27 साल से गुजरात में सत्ता में भाजपा सरकार है। हम नहीं लड़े थे चुनाव, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं विधानसभा। आज से 1.25 से 1.5 साल पहले जब हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुजरात में कॉरपोरेशन चुनाव लड़ने का फैसला किया, वक्त बहुत कम था हमारे पास, 40 दिन का समय था। चुनाव सामने, कोई पार्टी की यहाँ पर बॉडी नहीं थी। लोकल लेवल पे हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं थी कि जो चुनाव हम घोषित करते हो हमारे साथ रहे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम देखिए, हम आए गुजरात में, 40 दिन में प्रेसिडेंट भी मिल गए साबिर काबुलीवाला साहब, बॉडी भी तैयार हो गई। हमने तकरीबन 38 लोगों को टिकट दिया गुजरात से कॉरपोरेशन चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें 40 दिन की मेहनत में 38 में से मजलिस को
27 जगह पे कामयाबी मिली है आपकी दुआओं का नतीजा। 27 जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली गुजरात से, जिसमें 7 जगहों पर हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। ये साफ दर्शाता है कि मजलिस से बड़ा सेक्युलर कौन हो सकता है। हम तो हमेशा से कहते हैं ना कि हम दलितों की, मजलूमों की, पिछड़े हुए वर्ग की और मुसलमानों की आवाज है, हक की आवाज है, दिल से बात करने वाली जमात है, लोगों का काम करने में विश्वास रखने वाली जमात का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपने अपनी दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा। हमारे पास उस वक्त नहीं था कि हम सूरत में आके चुनाव लड़े, वरना मुझे यकीन है कि अगर उस वक्त भी हम सूरत में चुनाव लड़ दिए होते तो आज हमारे पास भी 2-3 हमारे कॉर्पोरेटर सूरत जगह से भी होते। मगर खैर, कहावत है देर से आए दुरुस्त आए, मगर परफेक्ट टाइम पे आए। और राइट टाइम पे आने का मकसद आपकी दुआ है, आपकी मोहब्बत। क्योंकि आज आप तमाम के सामने गुजरात के हालात भी हैं, देश के हालात से भी आप सब वाकिफ हो, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, अखबारात है। हर आए दिन आप खबर सुनते रहते हो। गुजरात में 30 साल 27 साल हो गए भाजपा की सरकार को। आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया आम आदमी पार्टी को। लास्ट जो कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, हम उसमें नहीं लड़े चुनाव। आपने आम आदमी पार्टी को नवाजा, कांग्रेस को वोट से नवाजा, मगर जीत गई भाजपा। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर जीती। आपका वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पे, मगर उसमें से 5 आदमी आपका वोट लेकर जाकर कमल के फूल भाजपा के अंदर बैठ गए। ये धोखा किया आप। कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ऐसा तो है कि जिसको अगर आप अपनी वोट से, अपनी दुआओं से नवाजोगे तो वो आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका काम करेगा। हम ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते आके, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मैंने देखा, मुझे बताया कार्ड बांटे जा रहे हैं कि आप इस पे कॉल करो। ये सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, करने वाले कुछ नहीं है। दिल्ली में भी कहा था इन्होंने कि हम मुफ्त की बिजली दे देंगे, कुछ वक्त चलाया, उसके बाद अभी कहा फॉर्म भरो, उसके बाद सोचेंगे। ये वो पार्टी है, चुनाव के पहले आपके दरवाजे पे आएंगे, भीख का कटोरा लेके आएंगे, भीख मांगेंगे, आपको वोट दो। इनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपके काम से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको इख्तियार की सिर्फ कुर्सी पे बैठना है, आपके लिए काम नहीं करना है। मगर मुझे यकीन है कि अगर सूरत की जनता इनको कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखती है तो कुर्सी से लात मार के फेंकने की भी ताकत रखती है। गुजरात में पिछले दिनों जो हो रहा है वो आप तमाम के सामने है। 15 अगस्त के दिन की बात बताता हूं मैं आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से बयान दे रहे, नारी सम्मान की बात की जा रही थी। नारी का सम्मान होना ही चाहिए, हमारी भी माँ बहन बेटी, हर इंसान को नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री लाल किला से ये भूल गए उसी दिन हमारे अपने देश की गुजरात की बेटी बिल्किस बानो, जिसका 2002 में बलात्कार किया था, दरिंदों ने उसकी मां का बलात्कार किया, बिल्किस बानो की मां का कत्ल किया, बिल्किस बानो की बहन का बलात्कार किया, कत्ल किया। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को लेकर सर उसका फोड़ा पत्थर पे उसको मार दिया। बिल्किस बानो जिनको काका और भाई बोलती थी, ऐसे दरिंदों ने उसका बलात्कार किया। वो दरिंदे, इंसान नहीं, मैं उनको दरिंदा बुलाऊंगा। यहाँ केस से डरता नहीं, 1 या 50 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हक बयान नहीं करूंगा आपके सामने, क्योंकि मेरे देश की नारी के सम्मान का सवाल है। मुंबई की उच्च न्यायालय ने उनको सजा दे दी, एविडेंस था उनके खिलाफ, मगर 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से नारी सम्मान की बात कर रहे थे, गुजरात की सरकार
गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर रही थी, छोड़ रही थी उनको यहां से। इतना ही नहीं, जब वो छूट के बाहर गए तो उनको हार पिलाया जा रहा, मिठाई खिलाई जा रही थी। क्या ये नारी का सम्मान है? क्या यही दिन देखने के लिए गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार आई थी? क्या हमको यही दिन कितना भारी पड़ गया? बिल्किस बानो हाथ जोड़कर दुहाई लगा रही थी कि मेरे बलात्कारी बाहर घूम रहे, मुझे डर है यहाँ पर इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। मगर सलाखों के पीछे डालने की बात क्या कभी आम आदमी पार्टी ने की? क्या कभी ये कांग्रेस सेक्युलर पार्टी अपने आप को बोलने वाली नारी के सम्मान में खड़ी हुई? नहीं खड़ा हुई है कोई। अगर उस वक्त अगर हक की लड़ाई के लिए, नारी सम्मान के लिए, बिल्किस बानो के कातिलों को फिर से जेल में डालने के लिए गुहार जो लगाया वो कोई और नहीं था, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम तो आए हैं गुजरात में, ना असद साहब को नेता बनने का शौक है, ना मुझे लीडर बनना है। हम तो आए हैं सूरत में, गुजरात में, ताकि आपके यहाँ से लीडरशिप तैयार करें, आपके अपने लिंबायत से लोगों को जिता कर एवान असेंबली में भेजे, ऐसी जगह जाए वो लोग ऐसा आवाज बुलंद करें कि फिर से अगर कोई दरिंदा बिल्किस बानो जैसा बलात्कारी अगर कोई बाहर आता है तो उसको कॉलर पकड़ के अंदर डालने की ताकत रखे, ऐसा शख्स पैदा करने आए हैं। अब ये लीडरशिप तैयार करने आए तो हमको बी टीम, सी टीम, अरे सुन लो, ए से लेके जेड टीम तक भी आप हमको बता दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से बोला, यहां से सुना खल्ली वल्ली खटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हर बार चुनाव लड़ेंगे ये, हारेंगे ये, और ना मजलिस आई ना, मजलिस की वजह से। अरे हम कहां लड़े चुनाव? बताओ, ये 27 साल में हम चुनाव नहीं लड़े, क्यों भाजपा सत्ता में बैठ गई? अरे आप में ताकत नहीं है, आपकी नपुंसकता की वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है, और जिसका खामियाजा पूरा गुजरात भुगत रहा है। गुजरात की आवाम को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। ये सोचो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, क्या आज क्यों गुजरात में नौबत आई? मुझे किसी ने बताया डांडिया रात चला था, नवरात्रि गरबा, उसमें अहमदाबाद में भी, आपके सूरत शहर की भी बात मुझे पता चली कि यहाँ पर बाउंसर्स थे, बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, इनको रखा था। नहीं जाते हमको, बिन बुलाए तो मेहमान कहीं जाना भी नहीं चाहिए, और डांडिया में तो जाना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन फिर भी बाउंसर थे, काम था, रोजी रोटी का सवाल था। उनको बजरंग दल वालों ने पकड़ के मारा, क्योंकि बोले तुम मुसलमान है, तुम आया कैसा है? कौन आवाज कर रहा है? कोई गया उनके लिए लड़ने के? कोई नहीं गया। गया तो आपका अपना बच्चा ही यहाँ बैठा हुआ है, वसीम कुरैशी, ये गया उनकी लड़ाई लड़ने, ये गया पुलिस स्टेशन, ये गया उनको मिलने के लिए। हालांकि ना एमएलए है ना कॉर्पोरेटर है, मगर फिर भी जिंदा दिली का सबूत दिया कि नहीं, अगर बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो मैं जाऊंगा। वारिस भाई, कायदा कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। अरे आपको लगता है कि इसने गलत किया ना, तो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट कचहरी है, जाओ केस बुक करो, पुलिस आएगी, जो होगा फैसला अदालत का हम सब मानेंगे। मगर आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसको जाके मारो वहां पर? मगर नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हो रहा है। अहमदाबाद में भी हुआ, आपने हमने तमाम ने देखा कि किस दरिंदगी के साथ खेला के पास कुछ बच्चे चले गए नवरात्रि में, जो नहीं जाना चाहिए था उनको गए, वहां पुलिस ने पकड़ा, उनको लेकर आया गया ओपन मैदान में लाकर सलिए से बांधकर भीड़ इकट्ठा की गई। भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको वो मारा गया, और लोग नारे लगाते रहे जय श्री राम के, तालियां बजती रही, तालियां बजती। तो क्या हमारे देश में आज एक मुसलमान की ये इज्जत रह गई? कुत्ते से बदतर इज्जत तुमने करके रख दिया है हमारे मुसलमान भाई की। सरेआम रास्ते में बीच चौराहे पे मारा जा रहा है उसको, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मगर उस वक्त उनके लिए भी अगर कोई खड़ा हुआ जिसने बेबाकी से आवाज बुलंद की,
चाहे टीवी पर हो, चाहे पब्लिक स्पेस पर हो, हर तरफ वो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर मर्तबा जहां हक की बात आई, असद ओवैसी हमारे लिए खड़े हुए। तो क्या चाहते हैं कि क्यों हम ऐसी पार्टी को वोट न दें जो जीत कर आए और हमारे लिए लड़े। चुनाव का मकसद क्या है कि हम ऐसे नुमाइंदे को जिताए कि जिस आप जाए असेंबली के अंदर और हमारे तरफ से हमारे हक की बात करें, मर्द के माफिक लड़े जाकर, डरपोक के माफिक नहीं। एक शेर को जिताओ 10 गीदड़ की जगह, ये भी याद रखना। एक शेर पुकार होता है, जाएगा बराबरी से लड़ेगा। आपने देखा, आपने गुजरात में इतने बरसों से जिता के भेजा है ना लोगों को, क्या कर रहे हैं जाके बताइए। कोई हक बयानी नहीं कर सकता, सबको डर है। हाई कमांड क्या बोलेगा, हाई कमांड से फैसला आ जाएगा, हाई कमांड से ऑर्डर आ जाएगा, मगर मजलिस का हाई कमांड अल्लाह सुब्हाना ताला है। हमको जो भी है हम जवाबदार अल्लाह सुब्हाना ताला के। अगर ये आवाम ने भरोसा कर हमको वोट दिया, हमको दुआओं से नवाजा, हमको जीता कर ऐवान असेंबली में भेजा, तो मजलिस के हर एक जिम्मेदार की, हर एक इंसान की ये जवाबदारी बनती है कि वो जाए और हक बयानी करे, और जहां जहां पे इंसाफी होती है वो खत्म करे, इंसाफ की लड़ाई लड़े जाकर वहां पर। ये मजलिस का काम है। तो क्या आप ऐसे नुमाइंदों को नहीं जिताना चाहते अपने यहाँ सूरत हल्के से? है आपके पास लिबायत से भी आज हमने डिक्लेयर किया है, ऐसा मर्द मुजाहिद है जो आपकी आवाज बनेगा, आपके एरिया के काम करेगा, आपके मसला मसाइल के ऊपर काम करेगा। है हमारे पास ऐसे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, वरना आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो सकता है। क्योंकि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। आप तमाम देख रहे हो, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी है हिजाब पहनकर, बरसों से हिजाब पहना जा रहा है, 1400 साल से पहले से हिजाब हम पहनते आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर जा रही हैं, किसी को तकलीफ नहीं। हिजाब पहनने से क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता होगा? क्या नहीं। मगर ये भाजपा सरकार सत्ता में आई, कर्नाटका में इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, ये बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? किसी के बाप का राज है क्या? मेरी मर्जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अपने हुजूर के हुजूर फरमाया अपनी बेटियों को, ताकीद करो कि वो अपने आप को ढाके। और हिजाब पहना हमारा रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस, एक हिस्सा है हमारे रिलीजन। और अगर मेरी बच्ची, मेरी बेटी बहन चाहती है कि वो हिजाब पहने, तो आप कौन होते हो रोकने वाले? उसको पहनने दो उसको। मगर नहीं, वहां रोका गया। केस चला कर्नाटका की हाई कोर्ट ने, आपको पता है, जजमेंट दे दिया कि हिजाब पहनकर नहीं जाने देंगे। उसके खिलाफ लड़कियों ने फाइल किया केस सुप्रीम कोर्ट में। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला अलग अलग। एक जो जज थे जस्टिस धुलिया साहब, उन्होंने कहा कि हिजाब आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, संविधान का एक हिस्सा है, फंडामेंटल राइट है। अगर जो बच्ची चाहे हिजाब पहनना, वो हिजाब पहनकर जा सकती है। दूसरे जज साहब की मुख्तलिफ राय है। अब मैटर चीफ जस्टिस के पास गया है, अब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, आगे बड़ा बेंच और फैसला देगा। पर मेरा बोलना ही है कि हम तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं लेते। अगर हमारा सरदार भाई सर पर पगड़ी बांधकर स्कूल में जाना चाहे, जाए, हमको कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमारी हिंदू बहन सर पे टीका लगा के मंगलसूत्र पहन के जाना चाहती स्कूल कॉलेज में, जाए, हमको कभी आपत्ति नहीं उठाते। तो फिर क्यों? अगर हमारी बच्ची, हमारी बेटी जाना चाहती है हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में, तो आपको क्या आपत्ति? अरे हम भी चाहते हैं ना। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कैसा पढ़ेगी बेटी? आप तो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चियों को हमारी। ये कर्नाटका से शुरू हुआ था, मगर भूलना मत, ये कहीं भी जा सकता था, गुजरात तक भी आ सकती है हर बार। एक होना जरूरी है। अरे हिजाब क्यों नहीं पहनेंगे? आप तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पर हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, एक बड़ी लॉयर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री भी बने होंगे। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती हमारी बेटी? और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की जात से बिल्कुल यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन हमारी बेटी भी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग के अंदर अलाउड करते हैं हिजाब पहनना लड़कियों को, बास्केटबॉल खेलने में अलाउड है, मगर नहीं यहाँ पढ़ने। अब
कौन लड़ेगा बच्चों की तरफ से? अगर बच्चों की तरफ से, हिजाब की तरफ से बात किया तो ये जो सेक्युलर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे वोट चले जाएंगे, इनके जो नॉन मुस्लिम वोट है, जो सेक्युलर वोट है, वो चले जाएंगे, तो ये खामोशी इख्तियार करके बैठे। लेकिन इस वक्त भी अगर हमारी बच्चियों के हिजाब के लिए कोई लड़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहेगा, वो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हर चीज पर, चाहे हिजाब का मसला, मदरसों में तालीम का मसला, अब इनको मदरसों के अंदर भी तकलीफ होना शुरू हो गई, मदरसों का सर्वे करेंगे। अरे क्या सर्वे करेंगे? अरे यूपी में 1600 मदरसे वाले को तो अपने 5 साल से जो पढ़ाता है ना इमाम, उसको पगार तक नहीं दिया ये लोगों ने। इनकी स्कूलों का सर्वे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल जिसकी हालत इतनी खस्ता है कि अगर बच्ची सुबह जाती है वहां पर उसके लिए टॉयलेट नहीं है, 6-6, 7-7 घंटा उसको बैठे रहना पड़ता है, ऐसी स्कूलों की कभी जांच नहीं कराएंगे ये जाकर। विद्या मंदिरों का कभी सर्वे नहीं होगा, लेकिन हाँ सर्वे कराएंगे किसका? मुसलमानों के मदरसों। मदरसों के कितने बच्चे कैसा जा रहे भाई हमारे, ये तो अनएडेड है, गवर्नमेंट तो इसमें पैसा देती नहीं है ना, ये तो हमारा आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन है, संविधान ने अधिकार दिया है। मगर नहीं, अमल दखल मदरसों में, ताकि डेटा निकाले मिनी एनआरसी, या एक मिनी झाड़ू घूम रहा है वैसा ये मिनी एनआरसी है, याद रखना इसको। इस पर भी आवाज नहीं उठाने वाला, अगर आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और लड़ रहे हैं बराबर से, सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं बराबर इन लोगों से। और मुझे यकीन है बीजेपी से डायरेक्ट हमारी फाइट है यहाँ पर। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो ना कांग्रेस में दम है, ना आम आदमी पार्टी में दम है। बीजेपी को हराने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। आप बोलेंगे वारिस भाई क्या हवा में बात कर रहे हो? नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव आया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे देश में 3 उम्मीदवार लड़े। हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े, बिहार से हमारे अख्तर इमान साहब लड़े, औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील लड़े। हम सिर्फ 3 जगह पे लड़े। बी टीम सी टीम करते रहे ये लोग। 3 जगह से अल्लाह ने हमको 2 जगह पे कामयाब किया। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब जीते और औरंगाबाद से, अब सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जहां ये भाजपा और शिवसेना का 25 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा था, किसी में ताकत नहीं थी उसको हराने की, पहली मर्तबा मजलिस लड़ी वहां से और उस 25 साल वाले सिटिंग एमपी को उठा के फेंका और हराया वहां से मजलिस। ये है मजलिस की ताकत। ये कहने का मतलब मेरा आपके सामने ये है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, कि आप ये नहीं सुनना कि नहीं मजलिस का कैसा जीतेगी, सामने वो है। नहीं, आप में है जज्बा, आपकी दुआओं में असर होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले इलेक्शन में सूरत शहर से मजलिस को कोई हरा नहीं सकता। आपकी ताकत होना चाहिए। आप ये अगर सोच रहे हैं कि एक आदमी ने सूरत का कि यहाँ से अभी तक 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, कि आने वाले दिनों में हो सकता है और भी हम ज्यादा कैंडिडेट यहाँ से डिक्लेयर करें। अगर सूरत की आवाम ने ये मन बना लिया कि नहीं, सबको आजमा लिया हमने, कांग्रेस को आजमा लिया, आम को आजमा लिया, सबको देख लिया, अब वाहिद पहली मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चलो एक बार इनको भी वोट देकर दो कि हमारा अधिकार तो इनसे ज्यादा है। आप तो मेरे कलमा दुआ को भाई बहन, जितना हक यहाँ के बुजुर्ग दोस्त भाई बहन का वारिस पठान पे, उतना ही हक वारिस पठान का भी सूरत की आवाम पर है। मैं भी मेरे हक और अधिकार से मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरी माँ बहन आपने सबको आजमा लिया, एक मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आजमाओ और उनके जो उम्मीदवार है उनको कामयाब करके ऐवान असेंबली में भेजो। इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे, नहीं एक आया था बंदा मुंबई से, जो बोला वो करके दिखाया और उसके आदमी को हमने जिताया, तो आज हमारा काम करके दिखाया इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है
अभी तो शुरुआत हुई है। सूरत में चुनाव का हमने बिगुल बजा दिया। अब इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में आपके बीच में हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत मुझे करनी थी आपके लिए। सूरत की प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने स्टडी किया है, लोगों से मैंने जो सर्वे करके निकाला है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका हल निकालना है, जिसके लिए आप चुन के भेजिए अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ऐवान असेंबली में। मुझे बहुत सी बातें करनी थी, इंशाल्लाह आगे वक्त मिलेगा मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आपके सामने बात रखूंगा। मगर ये सोच के चलिए कि अब आपको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास आपकी खुद की पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मुझे यकीन है कि आप अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजेंगे और मजलिस के उम्मीदवारों को सूरत से जिताकर ऐवान असेंबली में भेजेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप इतना बड़ा मजमा, आप सोच लो, एक भी ना मुसलमान कॉर्पोरेटर ना एमएलए। और देखा गया ये है कि जिस कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता वो कौम हमेशा पीछे रहती है, क्योंकि आपकी तरफ से बोलेगा कौन वहां पर। रिप्रेजेंटेशन करना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन हो, आपके मसले मसाइल जाकर आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई असेंबली में रखे, आपको पहल करनी पड़ेगी। हमको नहीं बनना है मैंने, हम तो आए आपके अपने को बताने, आपके अपने हलके से आपके अपने भाई, आपके बच्चे को जिताने आए। लेकिन आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको सोचना है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को मौका दिया, इस मर्तबा सूरत की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको यहाँ पर बोलने का मौका दिया। वक्त खत्म हो चला, नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगा आपके साथ बात रखूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोरदार ताली होनी चाहिए। और सभी से मेरी गुजारिश है कि उठे नहीं, बैठे रहे, सभी बैठे रहे, थोड़ी देर उठे नहीं। अजीब शहर का मंजर लगता है, अजीब। इतना ही नहीं, जो वो छूट के बाहर गए तो उनको हार पिलाया जा रहा, मिठाई खिलाई जा रही है। क्या ये नारी का सम्मान है? क्या यही दिन देखने के लिए गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार आई थी? क्या हमको यही दिन कितना भारी दे गए? बिल्किस बानो हाथ जोड़कर दुहाई लगा रही थी कि मेरे बलात्कारी बाहर घूम रहे, मुझे डर है यहाँ पर इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। मगर सलाखों के पीछे डालने की बात क्या कभी आम आदमी पार्टी ने की? क्या कभी ये कांग्रेस सेक्युलर पार्टी अपने आप को बोलने वाली नारी के सम्मान में खड़ी हुई? नहीं खड़ा हुई है कोई। अगर उस वक्त अगर हक की लड़ाई के लिए, नारी सम्मान के लिए, बिल्किस बानो के कातिलों को फिर से जेल में डालने के लिए गुहार को लगाया, तो कोई और नहीं था, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम तो आए हैं गुजरात में, ना असद साहब को नेता बनने का शौक है, ना मुझे लीडर बनना है। हम तो आए हैं सूरत में, गुजरात में, ताकि आपके यहाँ से लीडरशिप तैयार करें, आपके अपने लिंबायत से लोगों को जिता कर ऐवान असेंबली में भेजे। ऐसी जगह जाए वो लोग ऐसा आवाज बुलंद करे कि फिर से अगर कोई दरिंदा बिल्किस बानो जैसा बलात्कारी अगर कोई बाहर आता है तो उसको कॉलर पकड़ के अंदर डालने की ताकत रखे, ऐसा शख्स पैदा करने आए हैं। अब ये लीडरशिप तैयार करने आए, तो हमको बी टीम, सी टीम, अरे सुन लो, ए से लेके जेड टीम तक भी आप हमको बता दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां से बोला, यहां से सुना, खल्ली वल्ली खटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हर बार चुनाव लड़ेंगे ये, हारेंगे ये, और ना मजलिस आई ना, मजलिस की वजह से। अरे हम कहां लड़े चुनाव? बताओ, ये 27 साल में हम चुनाव नहीं लड़े, क्यों भाजपा सत्ता में बैठ गई? अरे आप में ताकत नहीं है, आपकी नपुंसकता की वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है, और जिसका खामियाजा पूरा गुजरात भुगत रहा है। गुजरात की आवाम को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। ये सोचो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, क्या आज क्यों गुजरात में नौबत आई? मुझे किसी ने बताया डांडिया राज चला था, नवरात्रि गरबा, उसमें अहमदाबाद में भी, आपके सूरत शहर की भी बात मुझे पता चली कि यहाँ पर
बाउंसर्स थे, जैसे बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, इनको रखा था। नहीं जाते हमको, बिन बुलाए तो मेहमान कहीं जाना भी नहीं चाहिए, और डांडिया में तो जाना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन फिर भी बाउंसर थे, काम था, रोजी रोटी का सवाल था। उनको बजरंग दल वालों ने पकड़ के मारा, क्योंकि बोले तुम मुसलमान है, तुम आया कैसा है? कौन आवाज कर रहा है? कोई गया उनके लिए लड़ने के? कोई नहीं गया। गया तो आपका अपना बच्चा ही यहाँ बैठा हुआ है, वसीम कुरैशी, ये गया उनकी हक की लड़ाई लड़ने के। ये गया पुलिस स्टेशन, ये गया उनको मिलने के लिए। हालांकि ना एमएलए है ना कॉर्पोरेटर है, मगर फिर भी जिंदा दिली का सबूत दिया कि नहीं, अगर बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो मैं जाऊंगा। वारिस भाई, कायदा कानून लेकर अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। अरे आपको लगता है कि इसने गलत किया ना, तो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट कचहरी है, जाओ केस बुक करो, पुलिस आएगी, जो होगा फैसला अदालत का हम सब मानेंगे। मगर आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसको जाके मारो वहां पर? मगर नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हो रहा है। अहमदाबाद में भी हुआ। आपने हमने तमाम ने देखा कि किस दरिंदगी के साथ खेड़ा के पास कुछ बच्चे चले गए नवरात्रि में, जो नहीं जाना चाहिए था उनको गए वहां, पुलिस ने पकड़ा, उनको लेकर आया गया ओपन मैदान में लाकर सलिए से बांध कर भीड़ इकट्ठा की गई। भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको वो मारा गया और लोग नारे लगाते रहे जय श्री राम के, तालियां बजती रही, तालियां बजती। तो क्या हमारे देश में आज एक मुसलमान की ये इज्जत रह गई? कुत्ते से बदतर इज्जत तुमने करके रख दिया है हमारे मुसलमान भाई की। सरेआम रास्ते में बीच चौराहे पे मारा जा रहा है उसको, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मगर उस वक्त उनके लिए भी अगर कोई खड़ा हुआ जिसने बेबाकी से आवाज बुलंद की, चाहे टीवी पर हो, चाहे पब्लिक स्पेस पर हो, हर तरफ, वो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर मर्तबा जहां हक की बात आई, असद ओवैसी हमारे लिए खड़े हुए। तो क्या चाहते हैं कि क्यों हम ऐसी पार्टी को वोट न दें जो जीत कर आए और हमारे लिए लड़े? चुनाव का मकसद क्या है कि हम ऐसे नुमाइंदे को जिताए कि जिस आप जाए असेंबली के अंदर और हमारे तरफ से हमारे हक की बात करे, मर्द के माफिक लड़े जाकर, डरपोक के माफिक नहीं। एक शेर को जिताओ 10 गीदड़ की जगह, ये भी याद रखना। एक शेर पुकार होता जाएगा, बराबरी से लड़ेगा। आपने देखा, आपने गुजरात में इतने बरसों से जिता के भेजा है ना लोगों को, क्या कर रहे हैं जाके बताइए? कोई हक बयानी नहीं कर सकता, सबको डर है। हाई कमांड क्या बोलेगा, हाई कमांड से फैसला आ जाएगा, हाई कमांड से ऑर्डर आ जाएगा। मगर मजलिस का हाई कमांड अल्लाह सुब्हान ताला है। हमको जो भी है हम जवाबदार अल्लाह सुब्हान ताला के। अगर ये आवाम ने भरोसा कर हमको वोट दिया, हमको दुआओं से नवाजा, हमको जीता कर ऐवान असेंबली में भेजा, तो मजलिस के हर एक जिम्मेदार की, हर एक इंसान की ये जवाबदारी बनती है कि वो जाए और हक बयानी करे, और जहां जहां पे इंसाफी होती है वो खत्म करे, इंसाफ की लड़ाई लड़े जाकर वहां पर। ये मजलिस का काम है। तो क्या आप ऐसे नुमाइंदों को नहीं जिताना चाहते अपने यहाँ सूरत हल्के से? है आपके पास लिबायत से भी आज हमने डिक्लेयर किया है, ऐसा मर्द मुजाहिद है जो आपकी आवाज बनेगा, आपके एरिया के काम करेगा, आपके मसला मसाइल के ऊपर काम करेगा। है हमारे पास ऐसे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, वरना आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो सकता है। क्योंकि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। आप तमाम देख रहे हो, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी है हिजाब पहनकर, बरसों से हिजाब पहना जा रहा है, 1400 साल से पहले से हिजाब हम पहनते आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर जा रही है, किसी को तकलीफ नहीं। हिजाब पहनने से क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता होगा? क्या नहीं। मगर ये भाजपा सरकार सत्ता में आई, कर्नाटका में इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, ये बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? किसी के बाप का राज है क्या? मेरी मर्जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अपने हुजूर के हुजूर फरमाया अपनी बेटियों को ताकीद करो कि वो अपने आप को ढाके, और हिजाब पहना हमारा रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, एक हिस्सा है हमारे रिलीजन। और अगर मेरी बच्ची, मेरी बेटी बहन चाहती है कि वो हिजाब पहने, तो आप कौन होते हो रोकने वाले? उसको पहनने दो उसको। मगर नहीं, वहां रोका गया
केस चला कर्नाटका की हाईकोर्ट ने, आपको पता है, जजमेंट दे दिया कि हिजाब पहनकर नहीं जाने देंगे। उसके खिलाफ लड़कियों ने फाइल किया केस सुप्रीम कोर्ट में। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला अलग अलग। एक जो जज थे जस्टिस धुलिया साहब, उन्होंने कहा कि हिजाब आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, संविधान का एक हिस्सा है, फंडामेंटल राइट है। अगर जो बच्ची चाहे हिजाब पहनना, वो हिजाब पहनकर जा सकती है। दूसरे जज साहब की मुख्तलिफ राय है। अब मैटर चीफ जस्टिस के पास गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, आगे बड़ा बेंच और फैसला देगा। पर मेरा बोलना ही है कि हम तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं लेते। अगर हमारा सरदार भाई सर पर पगड़ी बांधकर स्कूल में जाना चाहे, जाए, हमको कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमारी हिंदू बहन सर पे टीका लगा के मंगलसूत्र पहन के जाना चाहती स्कूल कॉलेज में, जाए, हमको कभी आपत्ति नहीं उठाते। तो फिर क्यों अगर हमारी बच्ची, हमारी बेटी जाना चाहती है हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में, तो आपको क्या आपत्ति? अरे हम भी चाहते हैं ना। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसा पढ़ेगी बेटी? आप तो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चियों को हमारी। ये कर्नाटका से शुरू हुआ था, मगर भूलना मत, ये कहीं भी जा सकता था, गुजरात तक भी आ सकती है हर बार। एक होना जरूरी है। अरे हिजाब क्यों नहीं पहनेंगे? आप तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पर हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, एक बड़ी लॉयर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री भी बने होंगे। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती हमारी बेटी? और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की जात से बिल्कुल यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन हमारी बेटी भी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग के अंदर अलाउड करते हैं हिजाब पहनना लड़कियों को, बास्केटबॉल खेलने में अलाउड है, मगर नहीं यहाँ पर नहीं। अब कौन लड़ेगा बच्चियों की तरफ से? अगर बच्चियों की तरफ से, हिजाब की तरफ से बात किया, तो ये जो सेक्युलर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे वोट चले जाएंगे, इनके जो नॉन मुस्लिम वोट है, जो सेक्युलर वोट है, वो चले जाएंगे। तो ये खामोशी इख्तियार करके बैठे। लेकिन इस वक्त भी अगर हमारी बच्चियों के हिजाब के लिए कोई लड़ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहेगा, वो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हर चीज पर, चाहे हिजाब का मसला, मदरसों में तालीम का मसला, अब इनको मदरसों के अंदर भी तकलीफ होना शुरू हो गई। मदरसों का सर्वे करेंगे। अरे क्या सर्वे करेंगे? अरे यूपी में 1600 मदरसे वाले को तो आपने 5 साल से जो पढ़ाता है ना इमाम, उसको पगार तक नहीं दिया ये लोगों ने। इनकी स्कूलों का सर्वे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल जिसकी हालत इतनी खस्ता है कि अगर बच्ची सुबह जाती है, वहां पर उसके लिए टॉयलेट नहीं है, 6-6, 7-7 घंटा उसको बैठे रहना पड़ता है। ऐसी स्कूलों की कभी जांच नहीं कराई गई है जाकर। विद्या मंदिरों का कभी सर्वे नहीं होगा। लेकिन हाँ, सर्वे कराएंगे किसका? मुसलमानों के मदरसों के कितने बच्चे कैसा जा रहे भाई हमारे। ये तो अनएडेड है, गवर्नमेंट तो इसमें पैसा देती नहीं है ना। ये तो हमारा आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन है, संविधान ने अधिकार दिया है। मगर नहीं, अमल दखल मदरसों में, ताकि डेटा निकाले। मिनी एनआरसी या एक मिनी झाड़ू घूम रहा है, वैसा ये मिनी एनआरसी है, याद रखना इसको। इस पर भी आवाज नहीं उठाने वाला। अगर आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और लड़ रहे हैं बराबर से। सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं बराबर इन लोगों से। और मुझे यकीन है बीजेपी से डायरेक्ट हमारी फाइट है यहाँ पर। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो ना कांग्रेस में दम है, ना आम आदमी पार्टी में दम है। बीजेपी को हराने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। आप बोलेंगे वारिस भाई क्या हवा में बात कर रहे हो? नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव आया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे देश में 3 उम्मीदवार लड़े। हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े, बिहार से हमारे अख्तर इमान साहब लड़े, औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील लड़े। हम सिर्फ 3 जगह पे लड़े। बी टीम सी टीम करते रहे ये लोग। 3 जगह से अल्लाह ने हमको 2 जगह पे कामयाब किया। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब जीते, और औरंगाबाद से, अब सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है,
औरंगाबाद महाराष्ट्र में जहां ये भाजपा और शिवसेना का 25 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा था, किसी में ताकत नहीं थी उसको हराने की, पहली मर्तबा मजलिस लड़ी वहां से और उस 25 साल वाले सिटिंग एमपी को उठा के फेंका और हराया वहां से मजलिस। ये है मजलिस की ताकत। ये कहने का मतलब मेरा आपके सामने ये है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, कि आप ये नहीं सुनना कि नहीं मजलिस का कैसा जीतेगी, सामने वो है, नहीं, आप में है जज्बा, आपकी दुआओं में असर होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले इलेक्शन में सूरत शहर से मजलिस को कोई हरा नहीं सकता। आपकी ताकत होना चाहिए। आप ये अगर सोच लिया है कि एक आदमी ने सूरत का कि यहाँ से अभी तक 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, कि आने वाले दिनों में हो सकता है और भी हम ज्यादा कैंडिडेट यहाँ से डिक्लेयर करें, अगर सूरत की आवाम ने ये मन बना लिया कि नहीं, सबको आजमा लिया हमने, कांग्रेस को आजमा लिया, आम को आजमा लिया, सबको देख लिया, अब वाहिद पहली मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चलो एक बार इनको भी वोट देकर दो, कि हमारा अधिकार तो इनसे ज्यादा है। आप तो मेरे कलमा दुआ को भाई बहन, जितना हक यहाँ के बुजुर्ग दोस्त भाई बहन का वारिस पठान पे, उतना ही हक वारिस पठान का भी सूरत की आवाम पर है। मैं भी मेरे हक और अधिकार से मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरी माँ बहन, आपने सबको आजमा लिया, एक मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आजमाओ और उनके जो उम्मीदवार है उनको कामयाब करके ऐवान असेंबली में भेजो। इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे, नहीं एक आया था बंदा मुंबई से, जो बोला वो करके दिखाया और उसके आदमी को हमने जिताया, तो आज हमारा काम करके दिखाया इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है अभी तो शुरुआत हुई है, सूरत में चुनाव का हमने बिगुल बजा दिया, अब इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में आपके बीच में हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत मुझे करनी थी आपके लिए। सूरत की प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, लोगों से मैंने जो सर्वे करके निकाला है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका हल निकालना है, जिसके लिए आप चुन के भेजिए अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ऐवान असेंबली में। मुझे बहुत सी बातें करनी थी, इंशाअल्लाह आगे वक्त मिलेगा मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आपके सामने बात रखूंगा, मगर ये सोच के चलिए कि अब आपको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास आपकी खुद की पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मुझे यकीन है कि आप अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजेंगे और मजलिस के उम्मीदवारों को सूरत से जिता कर ऐवान असेंबली में भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इतना बड़ा मजमा, आप सोच लो, एक भी ना मुसलमान कॉर्पोरेटर ना एमएलए, और देखा गया ये है कि जिस कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता वो कौम हमेशा पीछे रहती है, क्योंकि आपकी तरफ से बोलेगा कौन वहां पर। रिप्रेजेंटेशन करना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन हो, आपके मसले मसाइल जाकर आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई असेंबली में रखे, आपको पहल करनी पड़ेगी। हमको नहीं बनना है मैंने, हम तो आए आपके अपने को बताने, आपके अपने हलके से आपके अपने भाई, आपके बच्चे को जिताने आए, लेकिन आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको सोचना है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को मौका दिया, इस मर्तबा सूरत की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको यहाँ पर बोलने का मौका दिया। वक्त खत्म हो चला, नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगा आपके साथ, बात रखूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोरदार ताली होनी चाहिए और सभी से मेरी गुजारिश है कि उठे नहीं, बैठे रहे, सभी बैठे रहे, थोड़ी देर उठे नहीं। अजीब शहर का मंजर लगता है, अजीब